नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र आपके पाम का एनालिसिस कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार से है। जब भी हम किसी पाम का एनालिसिस करते हैं तो इम्पॉर्टेंट होता है पाम का स्ट्रक्चर, कलर, फिंगर के प्लेसमेंट, थंब का प्लेसमेंट और इनका स्ट्रक्चर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। आपकी बहुत सी जानकारियाँ जो है इससे प्राप्त होती है। यदि मैं हाथ की बात करूं तो हाथ आपका बेसिकली जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, और रेक्टेंगल शेप के साथ में 20% कॉम्बिनेशन जो है इसका स्क्वायरिश का है। इसका मतलब कि जीवन में आपको कैरियर में, मैं पर्टिकुलरली कैरियर की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा स्ट्रगल के बाद में आपको अथॉरिटी पोजीशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो कैरियर के लिए जो आप एफ़र्ट्स करते हैं, वो एफ़र्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके फेट, यानी आपके भाग्य के आधार पर। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका सीधा संबंध इस तरीके के हाथों में आपके भाग्य से बनता है। यानी आपका भाग्य उस टाइम स्पैन में आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए, दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फिंगर्स का जो, अगर आप देखेंगे कि फिंगर्स स्ट्रेट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने आप में इंडिविजुअल है इस चीज़ के लिए कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है। लेकिन आप एक बात जो इम्पोर्टेंट है, उस बात पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पाम में जो ये पॉइंट्स जो है, देखिए आप गौर कीजिए, जहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपके ये उभार लिए हुए हैं, यानी कि फिंगर के ऊपर ये पॉइंट जो है पॉइंटेड हो रहे हैं, यानी कि उभार लिए हुए हैं। इस उभार लिए हुए का मतलब ये होता है कि आपको ब्रह्मांड से प्लैनेट्स की एनर्जी आपकी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है, और वो यहीं पर संगठित हो रही है या संग्रहित हो रही है। बेसिकली जो, अगर हम पाम की बात करें तो हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये जुपिटर है, ये आपका सैटर्न है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर सन आ जाता है इसके नीचे, और यहाँ पर ये मरकरी है। मरकरी का मतलब हुआ कि ये आपका क्षेत्र जो है वो मरकरी है। अब जो ब्रह्मांड से आपको एनर्जी मिलती है वो ये आपके जो है रिसीवर्स हैं। अब ये रिसीवर्स जो है, इन रिसीवर्स के थ्रू आपकी एनर्जी जो है इस चैनल से यहाँ पर संग्रहित होती है, यानी कि ये आपका जो है वो स्टोरेज है, ये आपका स्टोरेज है। अब क्या हो रहा है आप वाले केस के अंदर, ये जो स्टोरेज है इसका कनेक्शन जो है इस रिसीवर से ये बीच में ब्रेक हो गया, यानी कि जो एनर्जी, इसलिए ये आपके ऊपर के जो फर्स्ट फैलेंज हैं, जिसे हम पहला पर्व कहते हैं, इनमें उभार आ जाता है। अगर ये ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर चली जाए तो ये उभार नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्लैनेट्स जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बेसिकली हॉरोस्कोप क्या होता है? हॉरोस्कोप होता है ए ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। स्पेस के अंदर, जो ब्रह्मांड के अंदर जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है प्लैनेट्स की, वही आपका हॉरोस्कोप होता है जिस समय आप पैदा होते हैं। अब उसके आधार पर इस तरह की स्थिति बनी कि आपका जो शरीर है वो ब्रह्मांड की इन ऊर्जाओं को अपने अंदर लेने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि एफर्ट्स डालना पड़ेगा, यानी कि कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये एनर्जी आप एब्जॉर्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपका जो परिणाम है, यानी आपके जीवन का जो सक्सेस रेट है या जीवन में जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? अगर हम कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ का इस्तेमाल ना करें तो उसके आधार पर इसका प्रेडिक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसके साथ बन रहा है? ये बन रहा है आपका मून के साथ में। मून जो है वो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से 12वें स्थान में जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन बना करके एक ऐसा योग क्रिएट कर रहा है जिसमें कि बृहस्पति यानी कि व्यक्ति का विजडम, बृहस्पति क्या होता है? व्यक्ति का विजडम होता है। किसी भी फीमेल के लिए बृहस्पति का अच्छा होना अति आवश्यक है। यानी केवल बृहस्पति किसी फीमेल में अच्छा हो जाए तो 80% लाइफ उस फीमेल की अच्छी हो जाती है। लेकिन यदि एकमात्र प्लेनेट बृहस्पति अच्छा ना हो और सभी प्लेनेट अच्छे हों तो भी किसी भी फीमेल की लाइफ जो है वो 50% से ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि बृहस्पति और जो चंद्रमा है वो षडाष्टक योग बना रहा है 12वें 6 8 12 के हिसाब से 12वें से, यानी दोनों एक जगह पर, और वो भी द हाउस ऑफ डेथ में हो जाने की वजह से, यानी 8वें भाव जिसे त्रिक भाव या मृत्यु भाव कहते हैं, तो ये अपना पूरा प्रभाव आपके जीवन में दिखाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में शुभताओं को ये कम कर देता है, यानी कि ऑस्पिशियसनेस को ये कम कर देता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मेथड से आपको बृहस्पति के ऊपर, यानी कि जो आपका प्लेनेट जुपिटर है और ये जो मून के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को ठीक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही आपके हाथ का सबसे अशुभ योग है जो आपको ज़िंदगी में हर उस मुकाम पर आपको पीछे की ओर धकेलेगा जिसे आप चाहते हो। चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ हो, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे वो आपका किसी के साथ रिलेशन हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे वो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ हो, चाहे आपका आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस की हम बात करें, तो इन सब में पीछे की ओर धकेलता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सूर्य का संबंध आपका राहु से बनता है। सूर्य का संबंध राहु से 5वें हाउस में बनना, संतान पक्ष के ऊपर सूर्य स्थित हो और उस पर राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति में जातक का पिता से दूरी हो जाती है। दूरी होने का मतलब उसका और पिता का जो संबंध है वो टूट जाता है या दूर हो जाता है पिता उससे, या अगर अशुभ स्थिति कम हो तो वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर सूर्य जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित है, क्योंकि आपकी जो 6 नंबर राशि लग्न बन रही है, इसका जो लॉर्ड है वो अगर लग्न में 6 नंबर राशि हो तो सूर्य जो है अशुभ फल देने लगता है। तो अशुभ फल देने का मतलब हुआ कि आपको सूर्य का डिसएडवांटेज मिलता है, यानी आपको जीवन में नेम, फेम और मनी, इन तीनों चीज़ों के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि व्यक्ति को चाहिए क्या? नेम। आज के युग के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले व्यक्ति नेम, फेम, मनी, और उसके बाद व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी एक अच्छी सी मैरिज हो जाए, यानी कि उसका विवाह, यानी कि मैरिज। इन चारों चीज़ों के अंदर ये कमी लेके आता है। तो व्यक्ति को बेसिकली जब ये चारों चीज़ें व्यक्ति की कमज़ोर हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को परेशानी होती है, या कह लीजिए कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। दूसरा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि आपकी जो माइंड लाइन है, ये आप अगर ढंग से देखें, ये आपकी माइंड लाइन है। ये माइंड लाइन को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको देखेंगे कि ये माइंड लाइन ऐसे छोटे छोटे यानी कि आइलैंडों से मिलकर के बनी हुई है। इस तरीके की संरचना माइंड लाइन का होना ज़्यादा बेहतर स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब माइंड लाइन होती है तो ये जो आइलैंड हैं ये मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं और व्यक्ति एवरी टाइम एक प्रेशर में ज़िंदगी को गुजारता है। ये ज़िंदगी आपकी बेहतर हो, इसके लिए आपको कुछ उपाय तो करने ही पड़ेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर लाइफलाइन की मैं बात करूँ तो लाइफलाइन में आप देखेंगे कि लाइफलाइन आपकी जो है इस तरीके से ये जो जा रही है, इसमें पहले ये स्लैंटिंग है, उसके बाद ये राउंड में जाती है, यानी कि पहले स्लैंट होती है फिर राउंड में जाती है। इस तरीके की लाइफलाइन के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि पैसे का संचय नहीं होता,
पैसा जो है वो संचित नहीं होता, क्योंकि स्लैंटिंग लाइफलाइन जो है पैसे को इकट्ठा नहीं होने देती। यानी कि बेफजूल के जो खर्चे हैं वो व्यक्ति के ऊपर हर समय एप्लीकेबल रहते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति के पास पैसे का संचय नहीं होता। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर हम फेट लाइन की बात करें तो देखिए फेट लाइन की सिचुएशन जो है वो आपकी कोई बहुत बेहतर नहीं है, और मेरे हिसाब से तो फेट लाइन की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं ये मानूं कि ये फेट लाइन यहाँ से जाती है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पर थोड़ी नज़र आती है, इस बीच में ये पूरी गायब हो गई, और साथ में अगर आप और ज़्यादा गौर से देखेंगे कि कुछ फेट लाइन या कुछ रेखाएं इस तरीके से सैटर्न माउंट की ओर जाने का प्रयास कर रही है। लेकिन अगर आप इस फेट लाइन को, जो मेन फेट लाइन है, इसको अगर आप देखेंगे तो इस पोर्शन पर आप गौर कीजिएगा जिसको मैंने राउंडेड किया है, तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये लाइन जो है इस तरीके के दो आइलैंडों से मिल करके बनी हुई है। इस तरीके का आइलैंड छोटी उम्र के अंदर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी बना देता है। यानी कम उम्र के अंदर व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, या व्यक्ति का दुर्भाग्य उसका कहीं ना कहीं ऐसा कोई घटना हो जाती है जिससे कि व्यक्ति का इस उम्र के अंदर, ये जो उम्र होती है ये लगभग 12 से और 14, 15, 16 ये उम्र है जिस समय पर ये क्रिएट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 28 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर फेट लाइन का ब्रेक हो जाना, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये भाग्य को कमज़ोर करता है, और भाग्य का कमज़ोर होना व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बनता है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है इस मरकरी माउंट की। इस मरकरी माउंट के ऊपर ये जो मोल बना हुआ है, यानी जिसे हम तिल कहते हैं, ये वाला जो तिल है, ये तिल जो है ये बहुत बड़ा इमोशनल डिजास्टर बोलते हैं इसको। यानी कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, या आपको इमोशनली ब्रेकडाउन होता है। ख़ास तौर से देखिए यहाँ पर ये जो इसकी उम्र है, ये ख़ास तौर पर इस मरकरी का जो प्रभाव है वो प्रभाव उम्र के हिसाब से 24वें साल पर दिखाई देता है। 24वें साल में आपके जीवन में आपका कुछ ऐसा किसी से इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, या तो आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो आपको धोखा दे दे, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं वो आपको धोखा दे दे, या आपके मन मुताबिक कार्य ना हो पाए, या आप चाहते हैं जिस तरीके से, या अपने जीवन को जिस तरह से बसाना चाहते हैं उस तरह से वो बस ना पाए। इस तरीके की बहुत सारे इवेंट्स जो है वो इमोशनल डिजास्टर में का रोल प्ले करते हैं, यानी कि व्यक्ति को इमोशनली तोड़ देते हैं इस तरीके की घटनाएं होने के कारण। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपको मेंटली हरास कर दे, या मेंटली आपको डिस्टर्ब कर दे, या इमोशनली आपको ब्रेक डाउन कर दे, या इमोशनली आप परेशान हो जाएं। आपको सदैव ये प्रयास करना है कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से इस तरह की कोई स्थिति आपके जीवन में पैदा हो। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद अगर मैं कैरियर की बात करूँ तो आपका कैरियर अच्छा कैरियर है और अच्छे पॉइंट्स है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप चाहें तो अपने जीवन के अंदर काफ़ी कैरियर को लेकर के तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो अष्टक वर्ग में है वो 10वें हाउस में 30 से ज़्यादा पॉइंट हैं, और यहाँ पर करीबन 28 पॉइंट हैं 11वें में। तो ये व्यक्ति को एक अच्छा कैरियर देने में सक्षम है। पर जितनी मेहनत आप करेंगे निश्चित तौर से उससे कम रिवार्ड आपको हमेशा मिलेगा। ये बात हमेशा आपको मान के चलना है कि मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिवार्ड आपको कम मिलेगा। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर जो निकल के आती है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये जो वाणी आपकी, यानी कि आपका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसको आपको बहुत संभाल के रखना है। यानी कि बोलने का तरीका आपको अपना बहुत बेहतर करना है, क्योंकि ये बोलने का तरीका आपको जीवन में कभी बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है, या आपका इस बोलने के तरीके से आप मैं ये नहीं कहता कि आदमी का बोलने का तरीका गलत है, लेकिन ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ड्यू टू इंटरनल स्ट्रेस, ड्यू टू द सम काइंड ऑफ माइल्ड डिप्रेशन और ड्यू टू द एंजाइटी, व्यक्ति कई बार अग्रेसिव हो जाता है और मुंह से कुछ गलत बोल देता है। तो आपको सदैव ख्याल रखना है कि आप सामने वाले व्यक्ति से वाणी से हमेशा अच्छा बोलें,
क्योंकि वाणी से अच्छा ना बोलना आपके कैरियर और आपकी मैरिज लाइफ दोनों में आपको परेशान करेगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। षडाष्टक योग जो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति और चंद्रमा का जो योग है, इस योग को आपको एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअली ठीक करना अति आवश्यक है। ये मैं आपको पहले ही यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। इसके बिना जीवन में आगे चल पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानियाँ आती है। तो इससे आसानी से ठीक किया जा सकता है। बस कुछ उपाय और थोड़ा सा यंत्र मंत्र और थोड़ी सी उपासना से आप बृहस्पति की शुभता को और चंद्रमा की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हाथ में आपका मून जो है बहुत एक्सटेंडेड है। ये तो सिंपल सी बात है कि जब षडाष्टक योग है तो चंद्रमा तो पीड़ित होगा ही। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति के अंदर आप अपना और माइंड लाइन के ऊपर कंटिन्यूसली यव बनना, ये इस बात का इंडिकेशन है कि आप माइंड से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर चलता रहता है जो आपके स्ट्रेस का कारक बनता है। तो एक तो आप खुल कर के बात कीजिए, जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित होती हैं या जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप प्रयास कीजिए कि वो सभी चीज़ें आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को, जिसे आप अपने दोस्त की तरह मान सकते हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे मदर हो, चाहे घर के अन्य मेंबर हो, चाहे जिसको भी आप पसंद करते हैं, उनसे आप खुलकर बात करें और हर सब्जेक्ट पर खुलकर बात करें और उनसे राय लें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कभी भी स्वतः ही सेल्फ डिसीजन आपको लाइफ में कभी नहीं करना, क्योंकि आपका लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत साबित होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। जहाँ तक संभव हो सके तो आप माँ बाप की इच्छा से अगर शादी करेंगे तो शादी आपकी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, जिसमें आपकी माँ का आशीर्वाद होगा। यानी कि माँ की चॉइस से होने वाला विवाह और परिजनों की चॉइस से होने वाला विवाह आपके जीवन में अधिक खुशियां लेके आता है विद कंपेयर टू कि आप अपनी पसंद से किसी से शादी करें। हालांकि अपनी पसंद से शादी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में चंद्रमा माँ होती है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में अगर शुभता के साथ होगा तो आपका वैवाहिक जीवन और संतान, ये सारे सुख आपको आसानी से प्राप्त होंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। पराक्रम भाव आपका स्ट्रांग है, यानी आप जीवन में डेयरिंगली, मतलब अपनी पूरी, आपका जो पराक्रम जिसे हम कहते हैं, एक करेज जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा है। लग्न भी आपका स्ट्रांग है, लेकिन लग्न आपका अस्त होने की वजह से थोड़े जीवन में आपकी समस्याएं आ जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ छोटे मोटी रेमेडीज और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल उपाय अगर आप करें तो आपका जीवन बहुत शानदार तरीके से गुजर सकता है। अब देखिए, बात रही बात की जो टेंटेटिव यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो मैरिज की डेट है, वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 6/04/2025 है। यानी कि इस तारीख के आसपास जो है वो लगभग आपकी मैरिज होने की संभावना है, यानी आपके एंगेज्ड होने की संभावना है कि 6/4/2025 के आसपास, मीन्स कि मार्च एंडिंग अप्रैल 1, ये जो टाइम होगा उसमें आप किसी भी व्यक्ति के साथ एंगेज हो जाएंगे, यानी जिसे हम एंगेजमेंट कहते हैं या सेरेमनी कहते हैं या किसी तरह का विवाह के बंधन में बंधना, इस तरह की जो मांगलिक घटनाएं हैं ये होने की पूरी संभावना है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, और फिर भी आपके मन में कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।